Very good evening to all of you. And today I'm going to discuss one important topic that is going on in the news for quite some time. Central government, the government has brought three bills basically, and one is the Constitution Amendment Bill. 130th Constitution Amendment Bill जो है वो government लेके आई है. And according to this 130th Constitution Amendment Bill, तो इससे क्या करेगी गवर्नमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी. अभी ये बिल है, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना नहीं है. इट इज स्टिल टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अभी पार्लियामेंट पास करेगी. बट लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. बेसिकली इसमें गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 75 एंड फ्यू मोर आर्टिकल्स आर देयर, नॉट सेक्शंस. तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको गवर्नमेंट जो है अमेंड करना, गवर्नमेंट जो है अमेंड करेगी. एंड बाय अमेंडिंग दीज आर्टिकल्स, गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर, माइंड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बिल है, ये बिल जो है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोई भी मिनिस्टर बेसिकली हो, उसको रिमूव करने की पावर जो है, वो प्रोविजन जो है, रिमूव करने की प्रोविजन जो है इसके अंदर ऐड की जाएगी. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी. वो बेसिकली प्रोविजन है क्या? प्रोविजन ये है कि इफ एनी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हैं, अगर उनके ऊपर किसी ऐसे ऑफेंस का एलिगेशन आता है जिसकी पनिशमेंट जो है 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए, आप याद रखना. जिसकी जो एलिगेशन, जिस ऑफेंस का एलिगेशन उनके ऊपर आया है, जैसे अगर हम डेफेमेशन की बात करें, तो अगर हम बोलते हैं कि इसने डेफेमेशन की है, तो उसके लिए मैक्सिमम सजा तो 2 साल की है ना. तो यहाँ पर मेन प्रोविजन जो इसके अंदर ऐड की जा रही है वो ये कह रहे हैं कि इफ समवन इज अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस, अभी फॉर ऑफेंस अरेस्ट किया गया है और उस ऑफेंस के लिए जो सजा है वो 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स है, और अगर उस प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जो है, अगर उसको 30 डेज तक अरेस्ट करके रखा गया, 30 डेज तक अगर उसको अरेस्ट करके रखा गया, तो ऑन 31st डे, ऑन 31st डे there will be automatic cessation of that minister. And automatic cessation means that person will no longer remain to be a minister, and he will be disqualified. Particularly वो disqualified हो जाएगा and वो मिनिस्टर की मिनिस्टरशिप की पोस्ट के ऊपर वो नहीं रह सकता है. अब जैसे कि गुरलीन ने हमें बताया कि सर ये ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ एज अ वेपन यूज हो सकता है, कि सर बेसिकली ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये अगर पास हो गया तो उनके अगेंस्ट यूज हो सकता है. जैसे कि केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया था, वो लीकर पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर आई थी, लीकर पॉलिसी के लिए, उसके लिए अरेस्ट किया गया था. बट देयर इज मच मोर टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. नॉट ओनली कि हाँ वेपन की तरह यूज हो सकता है, बट यू नीड टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जुरिस्प्रूडेंस क्या है हमारे लॉ की, और हमारा लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या प्रोवाइड करता है. और एक लिली थॉमस की जजमेंट आई थी, ठीक है, नॉट लिली थॉमस, लिली कुछ करके ऐसी जजमेंट है, वो मैंने यहाँ मेंशन की है. तो उसके अंदर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था. ठीक है, तो लेट्स रीड दिस न्यूज फर्स्ट. होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूसेस इन लोकसभा. लोकसभा के अंदर 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स अंडर अरेस्ट फॉर 30 consecutive days. याद रखना, जो वर्डिंग होती है ना वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है. यहाँ पर लिखा है फॉर 30 consecutive days, ऐसे नहीं लिखा है 30 days इन होल. कंजेकेटिव का मतलब होता है कि लगातार 30 दिन. ठीक है, अगर जैसे मान लो 10 दिन अरेस्ट कर लिया, उसके बाद बेल मिल गई, बेल के बाद वो मिनिस्टर बाहर आ गया, बेल पे तो छूट ही जाते हैं फिर बेल. उसके बाद मान लो बेल कैंसिल हो गई और उसको फिर अरेस्ट कर लिया गया और फिर 20 डेज के लिए उसको रखा गया, तो फिर ये अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है 30 consecutive days, 30 consecutive days. और चार्ज कौन सा होना चाहिए उसके ऊपर? सीरियस चार्ज. सीरियस मीन्स जिस ऑफेंस की सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, ऐसा होना चाहिए. नाउ मूविंग अहेड, 3 बिल्स इंट्रोड्यूस्ड. 3 बिल्स आर, जो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो कौन से हैं? एक तो है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, एक है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल. ये आपको याद रखना है 130th, क्योंकि हमने लेटेस्ट जो पहले किया था वो 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल था जो पास हुआ था, जिसने 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन के लिए पार्लियामेंट के अंदर एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर
वो जो है वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व की थी 126 अमेंडमेंट बिल ने, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, वो तो पास हो गया था। और ये जो है ये अभी बिल है, अगर ये पास होगा तो वी विल सी। तो 130th अमेंडमेंट बिल एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, तो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हमारा मेन कंसर्न 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ है। ये बिल अभी ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया गया है। ज्वाइंट कमेटी इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगी और जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स ब्रॉट की जा रही हैं उनके ऊपर डिस्कशन करके अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी। देन हाँ जी, 100 कौन सा था? 106 है, सॉरी 106 होगा फिर, माय मिस्टेक। 106 होगा वो, 106 अमेंडमेंट बिल। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 106 अमेंडमेंट बिल होगा, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बिल है 130th अमेंडमेंट बिल, अब ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, एक नॉर्मल बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इसके लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर्स इन द बोथ हाउसेस। तो लोकसभा के अंदर भी 2/3 मेंबर्स की जो है इसमें वोटिंग चाहिए हमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस। तो द पॉइंट इज एनडीए गवर्नमेंट जो है, क्योंकि हमारा अच्छा ये भी आपको मैं करवा चुका हूँ, आर्टिकल 368 क्लॉज 2 जो है ये डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर आर्टिकल 368 के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर लोकसभा के अंदर 550 मेंबर्स हैं तो उसमें से सपोज करो उस दिन प्रेजेंट थे 545 और 5 जो है वोट नहीं कर रहे, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हुए? 540। 540 का 2/3 कर लो। फिर राज्यसभा के अंदर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बट जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है, दे डोंट हैव अ 2/3 मेजोरिटी ऑन इट्स ओन। तो उनके पास 2/3 मेजोरिटी अपने आप, एनडीए गवर्नमेंट अगर सारी एनडीए को मिला भी ले तब भी 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो इट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास ना हो, क्योंकि उनके पास अपने पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। Now, moving ahead, key provisions of the bill. Key provision क्या है? The bill have proposed that if Prime Minister, Union Minister or Chief Minister are arrested, अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया and detain कर लिया गया in custody for 30 consecutive days for offences that attract a jail term, देखो लिखा है किस offense के लिए अरेस्ट किया गया है? For offences that attract a jail term of at least 5 years। तो कम से कम जिस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया उस ऑफेंस के लिए कम से कम सजा 5 साल की होनी चाहिए, तभी ये प्रोविजन अप्लाई करेगी। तभी वो मिनिस्टर की जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर या जो भी है वो डिस्क्वालीफाई तभी होगा अगर जिस ऑफेंस के लिए उसको पकड़ा गया उस ऑफेंस की मिनिमम सजा 5 साल होनी चाहिए या 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और वो बंदा 30 दिन के लिए, वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उसको अरेस्ट कर लिया, 30 दिन तक उसको बेल नहीं मिली, 30 दिन तक अगर वो जेल में रह गया तो फिर उसके बाद ये बिल कहता है कि ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑन 31st डे। तो 31st डे पे वो बंदे को, उस मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाएगा उसकी पोस्ट से, ठीक है। तो अब ये क्या है? बेसिकली डे 1 अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फॉर सीरियस ऑफेंसेस। देन डे 30 लास्ट डे इन कस्टडी बिफोर रिमूवल प्रोविजन ट्रिगर्स। एंड 31st डे पे ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इफ दैट पर्सन इज स्टिल इन कस्टडी। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो प्रोविजन है इसको लाने के पीछे जो बेसिकली व्हाई द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस न्यू बिल, गवर्नमेंट ये बिल लेके क्यों आई है? तो गवर्नमेंट अपना ऑब्जेक्टिव बताती है कि क्यों लेके आई है। तो उन्होंने बोला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, basically they represent the hopes and aspirations of the people of India, and it is expected that they rise above the political interest and act only in the public interest and for the welfare of the people। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड दे शुड होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को अपहोल्ड करना चाहिए उनको। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी? It is expected that the character and conduct of ministers holding the office should be beyond any ray of suspicion। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है जस्टिस की, वो बात करता है इक्वालिटी की, वो बात करता है न्याय की,
है ना, वो बात करता है ट्रांसपेरेंसी की, वो बात करता है अकाउंटेबिलिटी की। तो अगर एक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव जो कि मिनिस्टर की पोस्ट पे है, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन है, अभी अभी तो आरोप लगा है ना, अभी तो आरोप लगा है, और आरोप लगने के बाद उसके ऊपर एफआईआर वगैरह हुई होगी, उसके बाद उस बंदे को अगर 30 डेज के लिए जेल में रहना पड़ गया, तो 31st डे पे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसको अपहोल्ड करना है। भाई अकाउंटेबिलिटी, वो बंदा मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, मॉरल समझ हो आप, कि भाई इवन दो दैट पर्सन इज नॉट डिक्लेयर्ड गिल्टी, अभी वो बंदा दोषी करार नहीं किया गया है, अभी तो वो मिनिस्टर जो है सिर्फ आरोप लगा है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस पूरे सबूत इकट्ठे करेगी, देन पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, देन कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने एविडेंसेस लिए जाएंगे, फिर जो है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आएगा, फिर वो एग्जामिन करेंगे उसको, फिर ऑपोजिट पार्टी को भी मौका दिया जाता है कि आप उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर लीजिए। तो दोनों पार्टीज को मौका देने के बाद, उनके एविडेंसेस लेने के बाद, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद फाइनली कोर्ट जजमेंट सुनाती है, और कोर्ट जो है फाइनली कन्विक्ट करती है। कन्विक्ट मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन दोषी है, तो कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देगी, कोर्ट बोलेगी हाँ, ये बंदा जो है इसने ये ऑफेंस किया है, एंड देयरफॉर दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। बट जब तक वो गिल्टी नहीं हो जाता, तब तक हमारे क्रिमिनल लॉ का एक प्रिंसिपल है दैट अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंस। एक बंदे को हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये बेगुनाह है अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक उसका गिल्ट साबित ना हो जाए, जब तक उसका दोष साबित ना हो जाए, तो तब तक उसको हम बेगुनाह मान के ही चलते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसी थ्योरी क्यों है, वो हमने जब बॉम्बे ब्लास्ट वाला एक एडिटोरियल करवाया था ना मैंने आपको, तो उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में बताया था ये। बट आप इतना ही मान के चलिए कि अगर आज कोई बंदा किसी एक्स पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगा दे, तो उसको हम इनोसेंट मान के चलेंगे जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, मॉरल ग्राउंड्स, कि भाई एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ये रिजाइन कर देना चाहिए या हट जाना चाहिए, कि भाई उसको 30 डेज हो गए उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है। अब जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, ठीक है, और उनको लीकर पॉलिसी स्कैम के अंदर जब अरेस्ट किया गया, तो वो सेंट्रल जेल के अंदर कितनी देर तक, उनको बेल तो मिली नहीं, बेल बाद में मिली, तो उनको बोला गया था कि आप रिजाइन करो, एंड ही रिफ्यूज टू रिजाइन। तो चीफ मिनिस्टर जेल से बैठ के एक स्टेट की या फिर एक यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला सकता है? तो अमित शाह जी का ये कहना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने के लिए ये बिल लेके आए हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अमित शाह जी का ये कहना है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई। अगर एक बंदे के ऊपर इतना सीरियस ऑफेंस का एलिगेशन आया है, कि उसके ऊपर एक एलिगेशन ऐसे ऑफेंस का है जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, एंड अगर उसको 30 डेज तक अरेस्ट करके रखा हुआ है और उसको बेल नहीं मिल रही है, तो भाई उसको फिर ऑटोमेटिकली, फिर अब वो खुद तो रिजाइन करेगा नहीं, जैसे केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं किया था, और वो कहते मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा। इवन उनको, केजरीवाल जी को तो बेल मिलने के बाद भी कोर्ट ने ये एक कंडीशन लगाई थी बेल के अंदर कि आप सेक्रेटारिएट नहीं जा सकते। तो सेक्रेटारिएट नहीं जा सकते, तो फिर उस यूटी की या फिर उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी कैसे? तो फिर अमित शाह जी ने बोला कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के ऊपर हम ये बिल लेके आए हैं, और ये कौन सा हम ऑपोजिशन मेंबर्स के लिए लेके आए हैं, ये तो हमारे ऊपर भी अप्लाई होगा, इवन प्राइम मिनिस्टर के भी ऊपर अप्लाई होगा, बी इट एनी मिनिस्टर, चाहे रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर हो, और इवन जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, या फिर साउथ के अंदर बहुत सारी रीजनल पार्टीज का, तो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हों, चाहे बीजेपी रूल स्टेट्स हों, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होगा। और ये तो भाई मोरालिटी को अपहोल्ड करता है, उसके लिए लेके आए हैं। कह रहे हैं कि भाई ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे शुड बी बियॉन्ड एनी रे ऑफ सस्पिशन। अ मिनिस्टर इज फेसिंग एलिगेशन ऑफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी मे थ्वाट द कैनन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कह रहे हैं कि भाई अगर जिस बंदे को, मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स को थ्वाट कर सकता है। थ्वाट मतलब बाईपास कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को, एंड इवन गुड गवर्नेंस को भी डिमिनिश कर सकता है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट रिपोज्ड बाय द पीपल इन हिम, जो लोगों ने भरोसा जताया है वो डिमिनिश हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल लेके आए हैं हम। और जबकि अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि वाकई अकॉर्डिंग टू यू क्या ये सही है या ये गलत है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये तो इक्वली अप्लाई होगा, सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर नहीं अप्लाई होगा ये। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। नाउ इसमें क्या आप करेंगे, गवर्नमेंट नो, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम आज अब इसको बात करते हैं हम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ऐसी कोई आर्टिकल है, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो मिनिस्टर्स को रिमूव करने की बात करता है? तो बात ये, एक चीज याद रखना आप,
कि मिनिस्टर्स को रिमूव करने वाला कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। कोई भी मिनिस्टर्स को रिमूव करने वाला कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या फिर एमएलएस को रिमूव करने का प्रोविजंस या आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब द पॉइंट इज, जो मिनिस्टर्स होते हैं या एमएलएस होते हैं, मिनिस्टर्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मिनिस्टर वही बन सकता है जो हाउस का मेंबर है। जो हाउस का मेंबर ही नहीं है तो वो मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकता। तो मेरा एक पॉइंट समझने की कोशिश करो। पॉइंट ये है कि मैं अगर बात करूं कि मिनिस्टर को रिमूव करने का कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट मैंने बोला कि एमपी को रिमूव करने की प्रोविजंस हमारे पास हैं, एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की प्रोविजंस है। अब द पॉइंट है कि सर अगर एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की प्रोविजन है तो क्या वो मिनिस्टर के ऊपर अप्लाई होंगी वो प्रोविजंस? बिल्कुल होंगी अप्लाई। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर भी कौन होता है? ये भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है ना? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर बनता है। और क्योंकि मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिमूव करने की प्रोविजंस हैं, डिस्क्वालीफाई करने वाली प्रोविजंस हैं, तो फिर ये जो ये न्यू बिल आ रहा है जिस जो मिनिस्टर्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, तो क्या ये लाने की जरूरत थी? क्या ये वैलिड है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर तो नहीं लेके आ रहा? क्योंकि बेसिकली अगर मिनिस्टर को किसी ग्राउंड पे रिमूव करना होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उसको एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते कि भाई मिनिस्टर को रिमूव करने के ये ग्राउंड्स हैं। जब जैसे कि उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिमूव करने के ग्राउंड्स दे रखे हैं तो वैसे ही लिख देते अब, है ना? तो लिखे तो नहीं है यहाँ पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे इंडिया में कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पर एमपी को रिमूव डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी विल सी कि जो ये नया बिल आ रहा है क्या ये बिल सही है या गलत है। ठीक है। अब बहुत सारे इसके ऊपर जो जिन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने, ज्यूरिस्ट जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है, बेसिकली द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। गवर्नमेंट जो है, जिसके हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, एग्जीक्यूटिव की बात कर लें, तो ये जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। जैसे कि अगर हम बात करें ईडी की बात करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात कर लो आप, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात करो आप, देन आप बात करिए दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, सीबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो जब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे ही काम करती हैं। ये तो बायस्ड है। दीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर बायस्ड। जो ऑर्डर ऊपर से आता है ये एजेंसीज वैसा ही इंप्लीमेंट करती हैं। तो अगर ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डर आ गया कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लो, तो आप देखो ऑपोजिशन के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे केजरीवाल साहब की एग्जांपल ले लो या किसी और की भी एग्जांपल ले लो, तो ईडी है या सीबीआई है, ये जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। तो अरेस्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरेस्ट करना तो आज ईडी को बोलो, होम मिनिस्टर के इशारे पे, सीबीआई होम मिनिस्टर के इशारे पे आज अरेस्ट कर लेगी, जिसको मर्जी अरेस्ट कर ले। Because of these investigating agencies are biased and they are totally under the control of the central government and on the direction of the central government के डायरेक्शन के ऊपर ये किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। अब जब अरेस्ट कर लिया तो पॉइंट इज 30 डेज तक उसको जेल में रखना है। अब आप बोलोगे सर 30 डेज तक जेल में रखने की पावर तो पुलिस के पास नहीं है, अरेस्ट करने की पावर तो पुलिस के पास है। ये प्रोविजन तो तब अप्लाई होगी जब एक मिनिस्टर 30 डेज तक जेल में रहेगा। अब आप ये सोचो कि जब अरेस्ट करवा लिया, अरेस्ट कराने के बाद जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फॉर 20 ये जो आपका 24 आवर्स के अंदर हमें प्रोड्यूस करना होता है, विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब प्रोड्यूस किया, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सपोज करो उन्होंने पुलिस कस्टडी ले ली, उन्होंने बोला कि सर हमें पुलिस कस्टडी दो, हमें इससे इंटेरोगेट करना है। तो नॉर्मली जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हैं केस के सर्कमस्टांसेस को और पुलिस कस्टडी दे देते हैं। सपोज करो कि उस मिनिस्टर के ऊपर कोई स्ट्रिंजेंट लॉ लगा दिया, स्ट्रिंजेंट समझते हो, खतरनाक लॉ, जैसे यूआपा लगा दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, या फिर टाडा लगा दिया। अब यूआपा और टाडा के अंदर बेल लेने की प्रोविजंस इतनी टफ हैं कि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो रिवर्स कर दिया जाता है, ऑपोजिट पार्टी पे लगा दिया जाता है। जब जिन बच्चों ने युआपा मेरे से पढ़ा होगा या बेल की प्रोविजंस मेरे से पढ़ी होंगी, तो वहां पर बर्डन जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है। एक्यूज हैज टू प्रूव दैट ही हैज नॉट कमिटेड दैट ऑफेंस। ठीक है, वो एक्यूज के ऊपर बर्डन जब शिफ्ट हो जाता है तो फिर जब तक वो एक्यूज वो बर्डन डिस्चार्ज नहीं करता तब तक एक्यूज को बेल नहीं मिलती।
तो बेल नहीं मिलती, वो जेल में रहेगा। जब वो जेल में रहेगा तो 30 डेज जब लैप्स हो जाएंगे तो वो मिनिस्टरशिप जो है उसकी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेसेशन हो जाएगी। तो द पॉइंट इज, जितने भी ज्यूरिस्ट जो लिख रहे हैं, दे आर सेइंग कि दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मर्जी अरेस्ट करवा ले और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लॉ लगा दें, कोई भी स्ट्रिंजेंट लॉ, जैसे यूआपा टाडा कहीं भी लगा दें, 30 डेज में तो बेल मिलने वाली है ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। एंड देन फिर ये बेसिकली, तो ये लॉ जो बिल जो आ रहा है, ये वेपन, ये एक वेपन की तरह यूज किया जाएगा ऑपोजिशन रूल्ड जो स्टेट्स हैं, ऑपोजिशन रूल्ड गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर यूज किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका मिसयूज किया जाएगा, और जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उनका मिसयूज किया जाएगा। 30 डेज से पहले तो वो मिनिस्टर बाहर आएगा नहीं। इससे क्या हो जाएगी, सरकार गिरा देंगे, जिसको मर्जी अरेस्ट करवा लो, अरेस्ट करवा के आप ये करवा दो कि इनके तो सारे मिनिस्टर जो हैं, डिस्क्रेडिट करना है, किसी को बदनाम करना है तो बदनाम करवा दो, ये बिल है, वैसे भी मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी। अब वो उनका एक ये आर्ग्यूमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी तो ये अप्लाई होता है, तो ऑपोजिशन वाले ये क्यों जो है ये रक्कस क्रिएट कर रहे हैं, हंगामा क्रिएट कर रहे हैं कि दैट इट विल बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट द ऑपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा करेंगे, मान लो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई एफआईआर लॉज होगी और उनको 30 डेज के लिए पकड़ लिया, तो उनके ऊपर भी तो लगेगा। अब द पॉइंट इज कि जो एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करेंगी, क्या वो होम मिनिस्टर को अरेस्ट करेंगी? जो एजेंसीज, जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ही सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो है ही उनके कंट्रोल में। तो क्या वो एक प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकती हैं? आंसर इज नो। तो इट दिस मेक्स इट प्रेटी क्लियर कि ये जो बिल आया है 130th अमेंडमेंट बिल, ये ऑपोजिशन जो एमपीज हैं, जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए आया। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ये सारी प्रोविजंस क्यों लाई हैं और इसकी कैसे ये अप्लाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने खुद डाली हो कि हाँ भाई इन ग्राउंड्स के ऊपर इस बंदे को हटाया जा सकता है। ये तो एक नया ग्राउंड लेके आ रही है पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नया ग्राउंड लेके आ रहे हैं कि अगर एक बंदे को अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर उसके ऊपर जो ऑफेंस है, जो उस ऑफेंस की सजा मिनिमम 5 साल या 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर उसको अरेस्ट कर लिया, अब वो कन्विक्ट हो या ना हो, उसका ट्रायल चले या ना चले, बस 30 डेज के लिए अरेस्ट हो गया, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये तो एक एक्स्ट्रा ग्राउंड लेके आ रही है पार्लियामेंट। बट ऑलरेडी जो हमारे पास ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लेके आए थे ग्राउंड्स, एंड फिर हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें ग्राउंड्स बताए थे और जो पार्लियामेंट ग्राउंड लेके आ रही है, जो अभी ये जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, तो आप लास्ट में मुझे अपना ओपिनियन बताइए कि आपको ये पढ़ने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है? तो यहाँ लिखा है कि ये जो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हो सकता है री पॉइंट, री पॉइंट हो सकता है। इसके अंदर अगर जैसे वो मिनिस्टर बेल पे बाहर आएगा या एक्विट हो गया तो री पॉइंट, बट द पॉइंट इज, आप एक बात समझो कि युआपा टाडा के अंदर जब किसी बंदे के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है ना, तो उसका ट्रायल जो है ना, ट्रायल कम से कम, ट्रायल ही, मतलब वो अल्टीमेटली एक्विट होके बाहर आए ना, अगर उसको बाद में बेल मिल गई तो वो रीअपॉइंट होगा या नहीं होगा वो भी हम चेक करते हैं। बट उसके ऊपर जब तक ट्रायल होके वो एक्विट होके आएगा, एक्विट होके आना पड़ेगा उसको कि भाई वो निर्दोष साबित हो गया। ऐसा थोड़ी कि 30 डेज के बाद जब उसे बेल मिल गई, 30 डेज के बाद बेल मिली मान लो, और बेल मिल गई और वो बाहर आ गया, तो क्या अब दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है वो? तो वो यहाँ पर हम एक प्रोविजन आएगी जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको दोबारा रीअपॉइंट कर सकती है प्रेसिडेंट। बट द पॉइंट इज, वो हम चेक करेंगे कि वो एक्विटल पे है या फिर 30 डेज के बाद बेल मिलने के बाद भी उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो 130 अमेंडमेंट बिल आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इससे कौन कौन से आर्टिकल चेंज किए जाएंगे? इससे एक आर्टिकल 75 चेंज किया जाएगा। 164 जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है बेसिकली, और ये पार्लियामेंट मतलब एमपीज के लिए है ना, 75 लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड 239 डबल ए जो है ये दिल्ली यूटी के लिए है, ठीक है? दिल्ली जो है यूटी ऑफ दिल्ली, ये उसके लिए 239 AA ये स्पेशल स्टेटस देता है यूटी ऑफ दिल्ली को, ठीक है? एंड 175 पार्लियामेंट के लिए हो गया, 164 हो गया लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। तो लिखा है फॉर प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स और द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। तो भाई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो,
चाहे स्टेट के अंदर कोई भी मिनिस्टर हो सबको, या फिर नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर, क्योंकि देखो इसके अलावा यूटीज के अंदर तो मिनिस्टर्स नहीं होते, यूटी तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दिल्ली एक यूटी है जहाँ पर जो है खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर, ठीक है। ऑल्दो पुडुचेरी के अंदर भी है, बट यहाँ पर ये 3 बिल्स जो हैं, आर्टिकल जो हैं वो चेंज किए जाएंगे। देन आगे देखते हैं। सेवरल ऑपोजिशन मेंबर्स स्पोक अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्स। ऑपोजिशन वाले तो इसको बोल ही रहे हैं कि ये आप जो लेके आ रहे हो इट इज ओपन टू मिस यूज, इसका मिस यूज किया जाएगा और कंट्री को एक पुलिस स्टेट बना दिया जाएगा। और उनका ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, फेडरलिज्म की वायलेशन है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अब रेलिवेंट प्रोविजन देखो आप, सेक्शन 75 कहता है कि दैट इट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर्स। 75 क्लॉज 1 कहता है आर्टिकल दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो भाई प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। अपनी मर्जी से थोड़ी कर देंगे कि आज इलेक्शन हुए लोकसभा के अंदर जो भी लोग आए, तो ऐसा थोड़ी कि आज मुझे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि तू अच्छा लग रहा है तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, नहीं। जो लार्जेस्ट, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स पड़ी होती हैं, ठीक है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़ती है उस पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोला जाता है, और उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है अपॉइंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर प्रेसिडेंट बताते हैं कि किस किस को मिनिस्टर बनाना है। होम मिनिस्टर किसको बनाना है, ठीक है जी, और ये आपका डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाना है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है बाकी लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। देन 75 क्लॉज 2 कहता है दैट मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, कि मिनिस्टर कितनी देर तक ऑफिस में रहेगा? जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। अब देखो प्रेसिडेंट के खुद का कोई प्लेजर नहीं होता, खुद का कोई मर्जी नहीं होती। प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, उसको वैसे ही करना है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि इस बंदे को मिनिस्टरशिप से हटा दो, और वो फिर प्रेसिडेंट साहब जो है उसको हटा सकते हैं, बट अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकते, अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं है उनके पास। देन 75 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट बनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लोकसभा ने अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर दिया लोकसभा ने, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी एंड गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, दोबारा से इलेक्शन होंगे। इसलिए जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा में। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा, क्योंकि जिस जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, तो जैसे एनडीए की मेजोरिटी है, उनके पास 300 से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो 300 से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो ये ऑब्वियसली उनके खुद के इतने ज्यादा मेजोरिटी है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा ही नहीं। बट इन केस हो सकता है, क्योंकि अगर वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। देन 75 क्लॉज 4 कहते हैं कि ओथ फॉर द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स, ओथ दिलवाई जाएगी। देन 75 क्लॉज 5 कहता है दैट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहता है दैट अ मिनिस्टर फॉर दैट अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। तो क्या एक पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? तो 75 क्लॉज 5 कहता है कि एक बंदा जो एमपी नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? हाँ बन सकता है, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा, मतलब बेसिकली इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके। राज्यसभा में नॉमिनेशन भी हो सकती है, और लोकसभा के अंदर तो इलेक्शन से ही जाना पड़ेगा। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, can a person be appointed as a minister without being a member of any house, ना लोकसभा ना राज्यसभा का? तो you can say yes, but only for the maximum period of 6 months, लिखा है ना। For any person provides that a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall cease to be minister at the expiration of that period। ये 6 महीने के बाद अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं बना, तो he will cease मतलब he will no longer remain to be minister, उसकी मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी, वो बेसिकली वो सीज हो जाएगा टू बिकम अ मिनिस्टर, ठीक है। देन 164 जो आर्टिकल है, ये सेम चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखी है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई होगी, कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। फिर बाकी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? तो वो ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे। तो वो रिस्पॉन्सिबल किसको है? लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल है, जो गवर्नमेंट है। तो ये 164 स्टेट गवर्नमेंट के लिए। द पॉइंट इज, यहाँ पर हमने ये आर्टिकल पढ़ लिया। हाँ जी, हाँ जी। 75 क्लॉज 5 तो ये कहता है गुरलीन, कि सपोज करो गुरलीन जो है
अब गुरलीन के पापा को एनडीए गवर्नमेंट के अंदर काफी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, काफी अच्छी चलती है। तो उन्होंने बोला मेरी बेटी है जी 18 साल से ऊपर हुआ, तो अब ठीक है, वैसे तो 25 ईयर्स चाहिए हमें, है ना। तो सपोज करो कि गुरलीन की एज 25 ईयर्स हो गई है, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम 25 ईयर्स है, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो एज मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो 25 ईयर्स गुरलीन की एज है, सपोज करो। और गुरलीन के पापा की अच्छी चलती है एनडीए गवर्नमेंट के अंदर। तो उन्होंने बोला कि गुरलीन को मिनिस्टरशिप दे दो आप, जैसे रवनीत बिट्टू को दिया ना, हार गया रवनीत बिट्टू, फिर भी उसको जो है मिनिस्टरशिप दे दी, ठीक है। वैसे ही गुरलीन को मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और अब गुरलीन, शी इज नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस, क्योंकि गुरलीन ने तो कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं, ना तो राज्यसभा के इलेक्शन लड़े हैं, ना ही लोकसभा के इलेक्शन लड़े हैं। तो क्या एक पर्सन मिनिस्टर रह सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस? किसी भी हाउस का मेंबर बिना हुए क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? आंसर इज यस, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर अंदर इफ दैट पर्सन हैज नॉट बिकम द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, चाहे लोकसभा का मेंबर बने चाहे राज्यसभा का मेंबर बने, अगर नहीं बन पाया तो दैट पर्सन विल सीज टू बी अ मिनिस्टर। वो मिनिस्टर नहीं, वो अपनी मिनिस्टरशिप कैरी नहीं कर सकता। दैट पर्सन विल सीज टू बी मिनिस्टर, और उसकी मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी, बेसिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको हटना ही पड़ेगा। तो जैसे अब मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने की एक बिल लेके आ रहे हैं, तो मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने का बिल ये है कि अगर उसके ऊपर एलिगेशन आया किसी ऐसे ऑफेंस का जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, और उसको 30 डेज के लिए अरेस्ट करके रख लिया, अगर उसको बेल नहीं मिली तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो है 75 क्लॉज 5 इसकी बात करता है। अब यहाँ से ये हमें चीज पता चली, आगे चलते हैं। द अमेंडमेंट बिल सीक्स टू इंसर्ट, अब जो अमेंडमेंट, जो 130 अमेंडमेंट है, ये क्या इंसर्ट करेगी? 75 क्लॉज 5 कैपिटल ए, 5 तक तो हमने देख लिया, 5 कैपिटल ए ऐड होगा। 164 के अंदर 4 कैपिटल ए, 239 डबल ए के अंदर 4 कैपिटल ए, ये ऐड किए जाएंगे टू प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक सेसेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर फॉर द पोजीशन ऑन द 31st consecutive डे ऑफ देयर रिटेंशन फॉर द ऑफेंस पनिशेबल बाय 5 years और मोर। तो ये ऐड किए जाएंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया, चलो ऐड किए जाएंगे। देन इन नटशेल द प्रपोज्ड अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग थ्री कॉन्सिक्वेंसेज। थ्री कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? अ मिनिस्टर अरेस्टेड इन कस्टडी फॉर 30 consecutive days फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल बाय 5 years और मोर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या करेंगे अब? 30 डेज के लिए अगर वो अरेस्ट हो गया तो उस बंदे को रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, रिमूव कर दिया जाएगा उस मिनिस्टर को ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस विच मस्ट बी गिवन बाय 31st डेज। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को, अगर वो बंदा मिनिस्टर 30 डेज तक अरेस्ट रहा, तो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को कि इसको हटा दो। अगर प्राइम मिनिस्टर ने 31st डे पे एडवाइस नहीं दी और लेट कर दिया 10 दिन 15 दिन, तो ये बिल कहता है 31st डे पे ऑटोमेटिकली वो बंदा सीज हो जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो बंदा खुद प्राइम मिनिस्टर है, जैसे सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर और ये बंदा है एक्स राजनाथ सिंह और फलाना वाई और फलाना जेड, ये सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर है। अगर जेड मिनिस्टर को सपोज करो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर लिया जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा है, और इसको 30 डेज तक अरेस्ट करके रख लिया, तो 31st डे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को क्यों, क्या एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को, देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 75 क्लॉज 3 पढ़ा अभी। 75 क्लॉज 3 यही कहता है, 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि 3 है कि 2 है, लिखा ना यहाँ पर, ये 2 है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्लेजर मैंने आपको बोला था प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं होती है, ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही काम करना होता है। तो ये बिल ये कह रहा है कि 31st डे पे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट साहब को ये एडवाइस देनी पड़ेगी कि इसको हटा दो। पर अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर साहब, मान लो क्या अब वो उनका खुद का ही मिनिस्टर है, अगर उसके ऊपर नहीं कुछ एक्शन लेते, प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देते, तो ये बिल कहता है कि ऑटोमेटिकली ये बंदा 31st डे पे हट जाएगा। अब बात करते हैं कि सपोज करो प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। अब प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए तो कौन एडवाइस देगा? कोई भी एडवाइस नहीं देगा, क्योंकि मिनिस्टर को हटाने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा कि उसको हटाओ। बट प्राइम मिनिस्टर अगर खुद अरेस्ट हो गया तो उसको उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इफ द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एडवाइज, अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइज नहीं करता तो 31st डे पे वो बंदा ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, ये तो हमने देख लिया। देन अगर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days फॉर alleged offense punishable by 5 years or more he must resign। तो उसको, उनको खुद को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने का कोई एडवाइस नहीं देता, वो खुद को रिजाइन करेंगे। अगर नहीं रिजाइन करेंगे
देन फिर ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली he will cease to be prime minister to the following day. Then importantly the bill clarifies that a minister or the prime minister removed or resigned. अब देखो जो गुरलीन का क्वेश्चन था कि सर क्या वो दोबारा अपॉइंट हो सकता है, तो लिखा है प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर रिमूव्ड और रिजाइन ड्यू टू बीइंग इन कस्टडी फॉर 30 days will be eligible for reappointment to their position by the president after their release from the custody. तो देखो लिखा है कस्टडी की रिलीज के बाद, इसका मतलब एक्विटल के बाद नहीं। एक होता ना कि पूरा ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद एक्विटल हुआ, वो निर्दोष साबित हुआ और उसके बाद एलिजिबल नहीं। वो कह रहे हैं जब वो रिलीज हो गया फ्रॉम कस्टडी। अब रिलीज फ्रॉम कस्टडी कब होगा, हो सकता है बेल 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मिले, कब मिले बेल, उसके बाद वो एलिजिबल है टू बी रीअपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर उसको दोबारा, ये जो प्रोविजन है ये मुख्यमंत्री पे वाले भी लगेगी, है ना, मुख्यमंत्री पे भी लगेगी। सपोज करो स्टेट की बात कर लो, अगर आप, अगर कोई स्टेट है तो स्टेट के अंदर अगर कोई मिनिस्टर अरेस्ट हो गया तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है गवर्नर को बोलेंगे इसको हटा दो। अगर चीफ मिनिस्टर खुद अरेस्ट हो गया तो वो उसको खुद रिजाइन देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो 31st डे पे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीफ मिनिस्टर पे भी लगेगा, प्राइम मिनिस्टर पे भी लगेगा ये चीज। अब द बिल प्रोवाइड, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन, नहीं नहीं, प्रेसिडेंट की नहीं नहीं, वो तो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होगा। हाँ वैसे ही होगा। द बिल प्रोवाइड सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर चीफ मिनिस्टर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देन मूविंग हेड, अब ये बिल आया क्यों, बेसिकली केजरीवाल का जो केस आया था, केजरीवाल साहब का जो केस आया था उसके अंदर, द बिल कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल रिफ्यूजिंग टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस डिस्पाइट बीइंग इन जेल फॉर ओवर 5 months। 5 महीने से ऊपर वो जेल में रहे, उनको बेल नहीं मिली थी। एंड इन कनेक्शन विद द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल, केजरीवाल जी को जब 5 महीने के बाद मिली बेल, वहां पर कोर्ट ने एक कंडीशन लगा दी थी कि वो सेक्रेटारिएट नहीं जा सकते, जहां पर मुख्यमंत्री बैठता है जाके, वहां नहीं जा सकते। देन अर्ली, क्योंकि बेल देने पे कंडीशन लगा सकती है कोर्ट, कोई भी कंडीशन लगा सकती है, क्योंकि अगर वो सेक्रेटारिएट जाएंगे तो हो सकता है वहां पर कुछ फाइलें वगैरह इधर उधर करने की कोशिश करें, एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करें, इसलिए उन्होंने बोला कि सेक्रेटारिएट आप नहीं जा सकते। देन अर्लियर पिटीशन वाज फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग रिमूवल। अब देखो केजरीवाल मुख्यमंत्री, वो है जेल के अंदर, तो एक पिटीशन फाइल हुई कि सर ये तो रिजाइन नहीं कर रहा, तो सर कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई कि सर आवाज को हटाओ, क्योंकि फिर सरकार चलाएगा कैसे, क्योंकि मुख्यमंत्री के साइन होने होते हैं, तो कैसे चलेगी सरकार। तो रिजेक्टिंग द पिटीशन द हाई कोर्ट स्टेटेड दैट इट इज हिज कॉल। तो हाई कोर्ट ने बोला ये तो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है, वो खुद देखे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया तो फिर उसको हटा दिया जाएगा या उसको उसको वो सीज हो जाएगा टू बी अ चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने बोला कि देयर इज नो स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरफेरेंस। हाई कोर्ट ने बोला हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लॉ ही नहीं है, ना इंडिया में ऐसा कोई लॉ है कि इसको हम हटा दें। देन द बेस्ट वे टू डिस्टेबलाइज, अब देखो द बेस्ट वे टू डिस्टेबलाइज द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन को अगर डिस्टेबलाइज करना है, ऑपोजिशन पार्टीज को, जहां पर ऑपोजिशन पार्टीज रूल स्टेट हैं, जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी की है, बेस्ट वे टू डिस्टेबलाइज ऑपोजिशन इज टू अनलीश बायस्ड सेंट्रल एजेंसीज, बायस्ड सेंट्रल एजेंसीज मैंने आपको बताया, सीबीआई, ईडी, अनलीश कर दो टू अरेस्ट ऑपोजिशन सीएम्स, ऑपोजिशन जो रूल्ड स्टेट्स हैं उनके सीएम्स को अरेस्ट करवा लो, उनके मिनिस्टर्स को अरेस्ट करा लो, एंड बीइंग अनेबल टू डिफीट देम इलेक्टोरली। तो अब देखो इलेक्शंस में तो हरा नहीं पाए, तो इस तरीके से उनको अरेस्ट करवा लो और उनको डिस्क्वालीफाई करवा लो, रिमूव देम बाय आर्बिट्ररी अरेस्ट, ऐसे कर, मतलब ये व्यू पॉइंट है। ठीक है, अब पॉइंट बात करते हैं, भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं था जो ये कहता था कि अगर अरेस्ट कर लो तो बस 30 डेज के बाद इसको हटा देंगे हम, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई रियल मोटिव नहीं था मोर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। बट जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि सर ये तो मॉरलिटी, ये तो मॉरलिटी क्या होता है, समथिंग विच इज राइट और रॉन्ग। तो जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का केस अगर आपको याद हो, नवजोत सिंह सिद्धू की एक फाइट हो गई थी, ऑल्टरकेशन हो गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू पार्किंग को लेके या कुछ ऐसी अल्टरकेशन हुई थी, नवजोत सिंह सिद्धू गेव वन फिस्ट ब्लो टू दैट पर्सन, एक मुक्का मारा था, वो बंदा मर गया। नवजोत सिंह सिद्धू उस टाइम पे एमपी थे, एंड नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जब केस आया, क्रिमिनल केस फाइल हो गया, नवजोत सिंह सिद्धू रिजाइंड फ्रॉम द एमपीशिप। ठीक है, एमपी की पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया खुद, ऑन मॉरल ग्राउंड्स। किस ग्राउंड पे, मॉरल ग्राउंड्स। उन्होंने बोला मोरालिटी क्या होता है, समथिंग विच इज राइट और रॉन्ग इन द ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के ओपिनियन में, या आपकी खुद की मॉरल प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं, आपकी खुद की मॉरलिटी है ना, उनको आपको लगता है ये गलत है यार, मुझे एमपी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है जिसको लोगों ने चुना था,
लोगों ने जिस नवजोत सिंह सिद्धू को चुना था उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं था, और अब नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर क्रिमिनल केस है, तो मुझे मोरालिटी के ग्राउंड्स पे कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तो उन्होंने आपके होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मोरालिटी के ग्राउंड पे हम ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे केजरीवाल साहब ने रिजाइन नहीं किया था, तो अब ये, बट द पॉइंट इज, द रियल मोटिव, इस लॉ का जो रियल मोटिव है, मुझे वो लगता है वो मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो जिसको मर्जी अरेस्ट करवा लें, अरेस्ट करवा के कोई ऐसा लॉ उनके ऊपर लगा दें कि 30 डेज तक बेल मिले ना, और डिस्टेबलाइज कर देंगे सरकार के, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करवा लें, जिसको मर्जी अरेस्ट करवा लें। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसी सेपरेट डिस्क्वालिफिकेशन मिनिस्टर्स के लिए अलग से नहीं दे रखी। उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ने एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में तो दे रखा है। अब एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी हो तो बात तो सेम ही है। अगर एमपी की डिस्क्वालीफाई के ग्राउंड्स दे रखे हैं कि एमपी को कब कब हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो एमपी जो है, एक मिनिस्टर भी तो एमपी होता है, तो एक मिनिस्टर भी तो एमपी होता है, क्योंकि आपको पता है 6 महीने से ज्यादा वो बंदा मिनिस्टर रह ही नहीं सकता। अगर वो एमपी नहीं है तो फिर वो मिनिस्टर 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर एमपी के डिस्क्वालीफाई के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, तो मिनिस्टर के ऊपर भी तो वही अप्लाई होंगी। मिनिस्टर भी तो एक एमपी है, उसके ऊपर भी तो वो अप्लाई होंगी। अब पॉइंट है कि सर कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे एमपी को डिस्क्वालीफाई करने वाली प्रोविजंस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। एक तो है हमारे पास आर्टिकल 102, और एक है हमारे पास आर्टिकल नंबर 191। 102 एंड 191 दो आर्टिकल्स हैं। 102 डील करता है एमपीज के साथ, 191 डील करता है एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ऊपर अप्लाई करता है ये। अगर हम ग्राउंड्स देखें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वो देखते हैं वो क्या है। वो लिखा है कि एक एमपी जो है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वो सरकारी नौकरी के अंदर नहीं होना चाहिए ऑलरेडी। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, अगर कोई रेम्यूनरेशन सैलरी ड्रॉ कर रहा है गवर्नमेंट से, तो फिर तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, वो मिनिस्टर भी बन गया और यहाँ से गवर्नमेंट से सैलरी या कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड कर रहा है। नहीं, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो फिर वो एमपीशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बेसिकली उसको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हो गया वन ग्राउंड कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकता, अगर करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नंबर टू, कि दैट इज ऑन अनसाउंड माइंड। अगर अगर वो पागल हो गया एमपी, अगर वो पागल हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। देन तीसरा, कि वो जो एमपी है, ही हैड नॉट बिकम एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। दिवालिया मतलब उसके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिससे उन्होंने पैसे लेने हैं, उनके पैसे चुका नहीं पाया वो, तो अभी तक उसने अपने अपनी जो उधारी है, अपना क्रेडिट डिस्चार्ज नहीं किया, तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। तो अगर एक एमपी जिसने लोगों के पैसे देने हैं, ठीक है, इतना लोगों के साथ पैसे लेकर उनके पैसे नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास ना एसेट है ना कुछ है, तो फिर अब वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है ना, तो वो एमपी शिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा ग्राउंड। चौथा, दैट ही वाज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का सिटीजन ही नहीं है, या फिर भारत की उसने सिटीजनशिप छोड़ के फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। तो अगर ऐसा कर लिया है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चार ग्राउंड तो हमने देख लिए। फिफ्थ ग्राउंड एक और है कि टेंथ ग्राउंड के, टेंथ शेड्यूल के अंदर, टेंथ शेड्यूल होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब, मान लो कि मैंने कांग्रेस पार्टी से लड़ी इलेक्शन और मैं जीत गया। इलेक्शन लड़ने के बाद मुझे बीजेपी कहती कि तेरे को कांग्रेस में तो, अब जैसे मान लो कांग्रेस से मैं जीत गया, पर सरकार बनी बीजेपी की क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी। जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी, सरकार तो उसी की बनेगी। तो मैं ऑपोजिशन के अंदर होऊंगा, ऑपोजिशन का एमपी हो सकता हूं मैं। अब एनडीए गवर्नमेंट मुझे कहती है तू छोड़ के हमारे पास आ जा, हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, तेरे को मिनिस्टर बना देंगे, यहाँ पर तो तू एमपी रहेगा। तो मैं छोड़ के अगर वहां चला गया दूसरी पार्टी के अंदर, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, तो डिफेक्शन को रोकने के लिए हमारे पास टेंथ शेड्यूल है, और टेंथ शेड्यूल में भी लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा जिससे उसने इलेक्शन लड़े थे उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, क्योंकि लालच देते हैं ना, हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना, हॉर्स ट्रेडिंग, कि इतने करोड़ दे देंगे हमारे पास आ जाओ। जैसे सपोज करो कि 110 सीटें हैं या 100 सीट्स है, सपोज करो किसी स्टेट असेंबली में, और 51 सीट्स मेजोरिटी वाली पार्टी जो है स्टेट गवर्नमेंट बना लेती है। तो मान लो कि कांग्रेस की सीटें आ गई 52 या 53, कांग्रेस बनाएगी, और बाकी मान लो कि 47, ठीक है, 47 सीट्स जो हैं वो बीजेपी की आई। अब बीजेपी कहती है यार हमें तो ऑपोजिशन, हम तो सरकार बना नहीं पाए। अब बीजेपी पाँच छः एमपी एमएलए को, 5-6 एमएलए को खरीदना है,
उनको बोलेंगे तू छोड़ के हमारे पास आ जा। वो बीजेपी के बन गए, बीजेपी के बन गए तो फिर वो कितने हो गए, वो 50+ हो गए और ये माइनॉरिटी में चले गए। तो ऐसे जो है डेमोक्रेसी वीक होती है। जो सरकारों को डिस्टेबलाइज करना हो तो बस एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, अपनी तरफ ले आओ। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा करोगे तो लोगों ने आपको चुन के भेजा है। लोगों ने अगर बीजेपी को चुनना होता तो तुम तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे ना, तो कांग्रेस के साथ एक बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा होगा। तो तुम्हें क्यों चुना लोगों ने? क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी लोगों को नहीं अच्छी लगी। पर लोगों ने तुम्हें चुना और तुमने बाद में जाके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ये डेमोक्रेसी रूल कहाँ हुआ? लोगों का रूल थोड़ी है। फिर तो आप अपनी बस एक बार इलेक्ट हो गए, उसके बाद जहां मर्जी जाओ। तो ये गलत है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं कर सकते। तो ये 5 एक ग्राउंड यहाँ दे रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। एक और ग्राउंड दे रखा है, वो ग्राउंड ध्यान से पढ़ो जरा। लिखा है 102 क्लॉज ई के अंदर, 1 क्लॉज 2 क्लॉज ई है ना। 102 के अंदर कितने सारे हैं? ए बी सी डी, प्रॉफिट वाला ए, अनसाउंड वाला बी, ठीक है, ये सी हो गया। एक ई ग्राउंड भी है। और 191 एमएलए वाले के लिए भी एक ग्राउंड है। क्या है? ये लिखा है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो लॉ के द्वारा कोई भी अदर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड प्रेस्क्राइब कर सकती है। अब देखो आई ना बात, कि पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि इन ग्राउंड्स के ऊपर तो डिस्क्वालिफिकेशन कर ही सकते हैं हम एमपी की। बट पार्लियामेंट को हम पावर दे रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉ पास करके कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक एक्स्ट्रा ग्राउंड क्रिएट कर सकती है। अब ये पावर जो दे रखी है 102 क्लॉज ई के अंदर, इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया। उस लॉ का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, आरपी एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मतलब जो ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ये जो जितने भी प्रोविजंस हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, और कि जब इलेक्शंस आ जाते हैं तो उसके इतने टाइम से पहले कोई भी नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते। जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो आप धर्म के आधार पे वोटें नहीं मांग सकते, कास्ट के आधार पे वोटें नहीं मांग सकते। तो ऐसे मतलब सारे प्रोविजंस इसके अंदर दे रखे हैं। अब जो ये हमारी गवर्नमेंट लेके आई है बिल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। ये कोई लॉ नहीं लेके आ रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर तो आर्टिकल 368 के अंदर है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं 368। तभी तो हमने देखा कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। इसमें जो एक्स्ट्रा ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन के हैं, जो लॉ पार्लियामेंट पास कर सकती है, उसके लिए लॉ पास किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 1951 में आया था, बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी। अब हम इस लॉ की बात करेंगे। ये वाले ग्राउंड्स तो हमने देख लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, उस लॉ के अंदर कौन सी प्रोविजंस हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इसका मतलब उन्हीं ग्राउंड्स पे एक मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इन्हीं ग्राउंड्स पे मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया है, ये लॉ, इसके अंदर कौन से ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पे एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो लेट्स सी दैट कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। अब देखो पॉइंट ये है कि, हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता। अ, चलिए इसको समझो जरा आप। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बता रखा है कि इन ग्राउंड्स पे डिस्क्वालिफिकेशन होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बोला कि लॉ बना के आप एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बना सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटेंशन है वो तो ये है कि इन ग्राउंड्स के अलावा आप कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्राउंड मत लेके आना। लेके आना है तो फिर लॉ लेके आओ, और उस लॉ को अंदर जो ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रा वायर्स होने चाहिए, अल्ट्रा वायर्स नहीं होने चाहिए, है ना। तो वो इंट्रा वायर्स अल्ट्रा वायर्स छोड़ दो आप। बस आप ये मान के चलो कि इन ग्राउंड्स के डिस्क्वालिफिकेशन दे रखा है, और ये जो आरपी एक्ट है इसके अंदर हम देखते हैं। अब द पॉइंट इज यहाँ पर देखो, द पार्लियामेंट कैन डू ट्रिक्स। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? ट्रिक्स कर सकती है, ट्रिक्स करके। अब क्योंकि ये जो 102 है ना, 102 क्लॉज ही, इसमें लिखा है पार्लियामेंट लॉ ले आए, लॉ लेके कोई भी एक्स्ट्रा ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का दे सकती है। ये जो पावर है 102 ई की, इससे पार्लियामेंट जो है कुछ भी ट्रिक कर सकती है। ओरिजिनली ऐसे ग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दे रखे हैं, सिर्फ 4-5 दे रखे हैं, इसकी वजह से ये जो 102 क्लॉज है, इसकी वजह से पार्लियामेंट कुछ भी नया लेके आ सकती है, जिन ग्राउंड्स पे एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, एक मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि एक पाकिस्तान की एग्जांपल ली,
पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ऐसा ही कुछ किया था एक बार, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट ने भी ऐसा एक बार किया था। क्या किया था पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो वहाँ की जो मिलिट्री है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री टुक ओवर फ्रॉम द गवर्नेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन्होंने क्या कर दिया मिलिट्री ने कि जो जो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ओथ लेते हैं। जब भी जो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना, ओथ लेते हैं। जब भी एक एमपी बनता है उसको भी ओथ दिलवाई जाती है। जब भी एक मिनिस्टर, एमपी, सब एमपीज को ओथ दिलवाई जाती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ दिलवाते हैं। जब वो ओथ दिलवाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इंडिया के, जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया के संविधान के प्रति उनको निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटीज को निभाऊंगा। तो संविधान के प्रति वो ओथ लेते हैं कि मैं संविधान के प्रति आई विल बी ट्रू एंड ऑनेस्ट। तो पाकिस्तान में जब मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। अमेंड करके ये लिख दिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वो ओथ जब लेंगे तो वो ओथ में ये बोलेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हम ट्रू ऑनेस्ट रहेंगे। और साथ ही साथ मार्शल लॉ, जो हमने नया लॉ पास किया है, उसके लिए भी हम एलिजियंस रहेंगे, उसके लिए भी हम ट्रू ऑनेस्ट रहेंगे। अब देखो, मार्शल लॉ में जो प्रोविजन थी वो तो बहुत सारी आर्बिट्ररी प्रोविजन थी कि मिलिट्री जैसा मर्जी रूल कर सकती है। तो कुछ जजेस ने ओथ लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ओथ लेंगे, हम इस जो लॉ आपने पास इसके लिए नहीं लेंगे हम ओथ। उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके लिख दिया कि जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी ओथ लेनी पड़ेगी और दूसरे लॉ के लिए भी लेनी पड़ेगी। अब कुछ जजेस ने जब ओथ लेने से मना कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि ओथ तो लेनी ही पड़ती है। और जब उसने ओथ लेने से मना कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो जज हट गया। तो हटाने का तरीका देखो कितना जबरदस्त है कि डायरेक्टली अगर एक जज को हटाना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के अंदर उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जजेस को हटाने का एक तरीका ये था कि उन्होंने बोला मार्शल लॉ, जो जजेस ऐसे थे जो मिलिट्री के फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि आपको ओथ लेनी पड़ेगी एंड जो कि मिलिट्री जो मार्शल लॉ है उसके लिए भी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो जो जज ओथ नहीं लेगा उसको, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये एक तरीका था हटाने का। देन इंडिया में भी ऐसा हुआ। इंडिया में क्या हुआ कि साउथ इंडिया के अंदर ना एक पार्टी है डीएम की। तो हमारे गवर्नमेंट ने ना 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके ये बोला कि जब भी एक एमपी ओथ लेगा तो वो बोलेगा कि आई ओ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई ओ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही होता था, बट 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बोल दिया एंड आई विल ऑल्सो अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि जो डीएमके थी ना, डीएमके की आइडियोलॉजी ये थी कि हमें सेपरेट साउथ, ये द्राविड लैंड चाहिए, सेपरेट द्राविड लैंड चाहिए, हम अलग होना चाहते हैं ये वो। तो जैसे ही उन्होंने बोला आई विल अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसी ओथ लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, लोग तो चुन के भेजेंगे ना डीएमके के लीडर्स को। जैसे पंजाब के अंदर अकाली दल है, अकाली दल के लीडर को चुन लिया पंजाब में से, तो वो तो जाएगा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर जाके एमएलए बनेगा, एमएलए जाके ओथ लेगा। सिमिलरली डीएमके का अगर बंदा, मान लो सेंट्रल इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें जीत गया, वो जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में जाके ओथ लेगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तक ठीक था, बट वो अपनी डिमांड रख सकता था फिर भी, अभी भी, कि हमें अलग लैंड चाहिए। बट जैसे ही उसने ओथ ली कि आई विल प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो दैट मीन्स अब उनको अपनी आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जैसे उन्होंने ओथ ले ली यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब अब वो बात ही नहीं कर सकते कि हम अलग से लैंड की डिमांड करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई बंदा ओथ लेने से मना कर देगा तो वो एमपी ही नहीं रहेगा, है ना, कि मैं ऐसी ओथ नहीं लूंगा। तो ऐसा कुछ किया गया, मतलब ये बातें हुई। पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि हमारे इंडिया के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसके अंदर पार्लियामेंट ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बनाए थे, उनको डिस्कस करते हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुननी है मेरी बात। और फाइनली हम कंपेयर करेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है, ये बिल, और जो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए हैं, और जो ओरिजिनली 102 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं, जैसे जैसे अनसाउंड बन गया, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही है या गलत। तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये 1951 में पास हुआ। इसका चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेक्शन नंबर 8 है। सेक्शन नंबर 8 जो है डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताता है। अब आप देखो जरा डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या है। कह रहा है कि पर्सन कन्विक्टेड, क्या यूज कर रहा है वर्ड, प्यारे बच्चों, वर्ड यूज क्या कर रहा है, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब है कि वो दोषी है। मतलब अगर उसके ऊपर किसी ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस,
पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी। 153A ऑफेंस के लिए अगर वो पनिश हो गया, कन्विक्ट हो गया अगर वो 153A कौन सा ऑफेंस है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। दो ग्रुप्स के बीच में, धार्मिक ग्रुपों के बीच में लड़ाई डलवाना, है ना, हिंदू मुस्लिम की बात करनी। तो फिर वो 153A के अगर ऐसे उसे भाषण दिए और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट वर्ड यूज क्या करें? कन्विक्शन। बच्चों, कन्विक्शन का मतलब ये है कि पहले तो उसके ऊपर एफआईआर हुई होगी, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, वो जेल में रहा होगा, हो सकता है 30 डेज रहा, कुछ भी बेल मिल गई होगी, फिर उसके बाद कोर्ट के अंदर गया होगा केस, फिर कोर्ट के अंदर ट्रायल चला होगा, 5 साल के बाद जाके 6 साल के बाद यहाँ पर कन्विक्शन हुई है उसकी, कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई होगा वो। तो इससे क्या होता है पता है? एक बंदे के ऊपर जो मर्जी एलिगेशन आ जाए, 5 साल की तो टेन्योर ही होती है, 5 साल के अंदर तो फिर दोबारा इलेक्शन होने होते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती वैसे भी, क्योंकि वो कहते हैं कन्विक्शन पे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन होगी ना। अभी तो मेरे ऊपर एलिगेशन आया, अभी तो केस चलेगा 5-6 साल, 5-6 साल 10 साल केस चलेगा। तो यहाँ पर वर्ड यूज करें कन्विक्शन, और मेरे हिसाब से कन्विक्शन ठीक भी है, क्योंकि भाई वो दोषी तो हो। ऐसे तो अब जिसकी सरकार होती है वो तो जिसके मर्जी ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा के अरेस्ट करवा ले, निर्दोष बंदे को भी अरेस्ट करवा ले, फिर क्या है? वो तो कोर्ट डिसाइड करती है ना कि वो बंदा दोषी है या निर्दोष है। तो मेरे हिसाब से कन्विक्शन वर्ड ठीक है। ऑल्दो इसका एक इम्प्लिसिट जो है कॉन्सिक्वेंस ये है कि 5-6 साल तो केस ही चलेगा, 6-7 साल तो कन्विक्शन, उतनी देर में टेन्योर खत्म हो जाएगी, तो फिर नए इलेक्शन आ जाएंगे, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक इसका फ्लॉ भी है। तो इस फ्लॉ को डील करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सर फिर तो अरेस्ट करने पे ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, नहीं। इस फ्लॉ को ठीक करना है तो आप डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ। जो एमपीज के ऊपर एलिगेशन है, डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। 1 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला आना चाहिए, नॉट 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर उसका फैसला आना चाहिए। तो आप उसको डेडिकेटेड कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दो ना। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि अरेस्ट करने पे आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, अरेस्ट तो जिसको मर्जी करवा लो आज। तो इस ऑफेंस के लिए अगर वो कन्विक्ट हो गया, एंड आगे है दूसरा 171 ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, अगर उसने ब्राइब वगैरह ली है। देन अगर उसने ये रेप वाले ऑफेंसेस 376, गैंग रेप, ये वाले ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट हो गया वो, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। देन अगर उसने क्रुएल्टी की है अपनी पत्नी के साथ, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसने एनिमिटी प्रमोट करी है, मतलब बहुत सारे ये ग्राउंड्स दे रखे हैं कि किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई होगा। आगे देखो और किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई होगा। अगर उसने अनटचेबिलिटी, किसी के साथ अनटचेबिलिटी की है, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। बट कन्विक्शन पे होगा, याद रखना। अच्छा, सिर्फ कन्विक्शन भी नहीं है प्यारे बच्चों। कन्विक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते ये इस फैसले पे पहुंची है कि ये पर्सन जो है ये गिल्टी है। अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी नीचे देखो लिखा हुआ है, एक चीज लिखी है, वो मैं दिखाता हूँ बाद में। बट पहले देखो और कौन से ग्राउंड हैं। और हैं देखो, कि अगर कस्टम एक्ट के अंदर वो स्मगलिंग करते हुए कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। देन आगे लिखा है अनलॉफुल असेंबली वाले कोई ऑफेंसेस हैं उसके लिए। देन फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए अगर कोई ऑफेंस, जैसे एनडीपीएस एक्ट के अंदर वो कन्विक्ट हो गया नशे वगैरह करते हुए या तस्करी करते हुए, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देन टाडा टाडा लगा दिया, यूआपा लगा दिया, टेररिस्ट वाले ऑफेंस, उसके लिए कन्विक्ट हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बहुत सारे ग्राउंड दे रखे हैं कि इन ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है। देन इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देन सती प्रिवेंशन एक्ट, है ना, सती करते हुए अगर वो कन्विक्ट हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कन्विक्ट, डिस्क्वालीफाई। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, डिस्क्वालीफाई, लिखा है। अब आगे देखो, मैं जो आपको बात कह रहा था कि सिर्फ कन्विक्शन पे नहीं, कन्विक्शन के साथ दो चीजें चाहिए। एक तो कन्विक्शन हो उसकी, कन्विक्शन मतलब वो दोषी करार हो जाए, वो दोषी है, कन्विक्शन, प्लस पनिशमेंट भी चाहिए। सिर्फ कन्विक्शन से बात नहीं चलेगी, पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। और कितनी मिलनी चाहिए देखो जरा, लिखा है सच एन एमपी और एमएलए शैल बी डिस्क्वालिफाइड वेयर द कन्विक्टेड पर्सन इज सेंटेंस। देखो कि लिखा है कन्विक्शन भी हुई और सेंटेंस भी हुआ उसका, कितना? अगर सिर्फ कोर्ट ने फाइन लगाया है, सिर्फ जैसे कोर्ट ने बोला कि ये बंदा गिल्टी है, दोषी है, पर कोर्ट ने सजा नहीं दी, सिर्फ फाइन लगा दिया, हो सकता है ना। आईपीसी हम पढ़ेंगे, वहां पर दोनों ऑप्शन होते हैं कोर्ट के पास, या तो सजा दे दे और फाइन। तो फाइन, अगर सिर्फ उसको फाइन लगाया कोर्ट ने पनिशमेंट सेंटेंस के लिए, तो फिर वहां पर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। तो जैसे यहाँ पर उसके ऊपर एलिगेशन आया, यहाँ पर कोर्ट का केस चला, कोर्ट का फैसला यहाँ पर आया, मान लो 5-6 साल लगे, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, यहाँ पर कन्विक्शन हुई, प्लस कोर्ट ने इसके ऊपर सिर्फ फाइन की सजा लगाई है, तो जिस दिन ये कन्विक्ट हुआ है इस दिन से ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आगे आने वाले 6 साल तक ये
आगे आने वाले जिस दिन से कन्विक्शन हुई है उसके आगे आने वाले 6 साल के लिए ये कभी भी एमपी नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता। लिखा है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। 6 years तक ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिस दिन कन्विक्शन हुई है उसके आगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 6 years के लिए। तो यहाँ पर तो हो सकता है वो अपनी टेन्योर पूरी कर ले, बट उसके चलो एक बार तो एंजॉय करके अगली बार क्या पता इलेक्शन जीते या ना जीते। अगर जीत गया तो नहीं कर सकता क्योंकि 6 years तक वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। अगर उसको कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट दे दी है, मतलब सजा दे दी है, अब अगर सजा दे दी है, सजा कितनी ये नहीं बता रखी, सजा कितनी तो लिखा है सजा कितनी, सजा नहीं बता रखी, सजा 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितनी भी दी हो, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस हिज रिलीज। तो कह रहे हैं कि अगर सजा सुना दी तो जिस दिन कन्विक्शन हुई उसकी यहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और सपोज करो उसको सजा सुनाई 2 साल की, तो 2 साल तक तो वो वैसे भी जेल में रहेगा। 2 साल तक जेल में है तो वैसे भी वो एमपी या एमएलए बन नहीं सकता। जब ये रिलीज हो जाएगा, 2 साल की सजा काट के बाहर आएगा, रिलीज होने के बाद भी 6 साल ये डिस्क्वालीफाई रहेगा। पढ़ो जरा, इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, जिस दिन कन्विक्शन हुई उस दिन से इम्प्रिजनमेंट अगर उसको दे दी है कोर्ट ने, फाइन नहीं लगाया, इम्प्रिजनमेंट दे दी है, सजा दे दी है, जेल में डाल दिया है, तो ही देन लिखा है फ्रॉम डेट ऑफ सच कन्विक्शन, जिस दिन से वो कन्विक्ट हुआ है, shall continue to be disqualified for a further a period of 6 years since his release। जब 2 साल के बाद सपोज करो वो रिलीज होगा, उसके बाद भी 6 साल तक वो कंटिन्यू करती रहेगी। तो ये प्रोविजन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है कि इन ऑफेंसेस के लिए अगर वो बंदा कन्विक्ट हो गया और उसको फाइन हुआ है तो 6 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है डेट ऑफ कन्विक्शन से। अगर इम्प्रिजनमेंट हो गई तो इम्प्रिजनमेंट जिस दिन कन्विक्शन होगी उसी दिन से वो डिस्क्वालीफाई है, और जिस दिन रिलीज होगा उसके बाद तो 6 साल और डिस्क्वालीफाई रहेगा ही रहेगा वो। आगे लिखा है, अब सेकंड क्लॉज आ गया 8 क्लॉज 2 का। पर्सन कन्विक्टेड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर होर्डिंग, होर्डिंग करेगा, जैसे वो होता है ना जमाखोरी, कि कोरोना में कितने लोगों ने जमाखोरी करनी स्टार्ट की थी वो सैनिटाइजर्स की और ये वो, तो जमाखोरी वाले ऑफेंस के लिए अगर वो पकड़ा गया, कन्विक्ट हो गया, तो देखो लिखा है पर्सन कन्विक्टेड, देन लिखा है अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन, देन डॉरी प्रोहिबिशन, डॉरी लेते हुए पकड़ा गया या कन्विक्ट हो गया, नॉट पकड़ा गया, कन्विक्ट हो गया, देन उस केस में सिर्फ कन्विक्शन से काम नहीं चलेगा। आगे लिखा है एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months। अगर मान लो डॉरी प्रोहिबिशन के लिए किसी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हो गया, तो सिर्फ कन्विक्शन पे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा वो, कम से कम उसको कम से कम लिखा है 6 महीने की सजा। अगर कोर्ट ने मान लो 2 महीने की सजा दे दी फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, कम से कम लिखा है एट लीस्ट 6 months, then he shall be disqualified from the date of such conviction। जिस दिन कन्विक्शन होगा उस दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एंड shall continue to be disqualified for a further period of 6 years from release। तो सपोज करो 6 महीने या 1 साल की सजा दे दी, 1 साल के बाद 6 साल अभी भी डिस्क्वालीफाइड रहेगा वो। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर तो समझ में आता है क्यों, क्योंकि जो क्रिमिनल क्रिमिनल लोग होते हैं उनको हमारे हमारे ऊपर रूल करने का, लॉ मेकिंग पावर, हम क्रिमिनल्स को ही लॉ बनाने की पावर दे दें, ठीक है, उनको डिस्क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, उनको आप एमपी एमएलए से हटाओ, बट द पॉइंट इज सिर्फ 30 days अरेस्ट पे रखना, और अरेस्ट करवा लो, उनके हाथ में सारी सीबीआई ईडी सब उनके हाथ में है, और जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं यूआपा टाडा वो लगा दो, लगाने के बाद उनकी जो है बेल वैसे भी नहीं होने वाली, बेल नहीं होगी तो बस हट गया फिर वो। तो देखा जाए तो ये चीजें हैं। उसके बाद दो प्रोविजंस और देख लो, फिर मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। A person is convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years। ये मेन है, देखो ऊपर तो उन्होंने एक एक सेक्शन बता रखा था कि डॉरी वाला सेक्शन, गैंग रेप, रेप वाला सेक्शन और अडल्ट्रेशन वाला, वो तो सारे बता रखे हैं, पर कह रहे हैं कि अगर इन ऑफेंसेस जो ऊपर वाले उनके अलावा किसी भी ऑफेंस के लिए वो पकड़ा गया, देखो लिखा है ना, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर, एनी ऑफेंस, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हो, चाहे डेफामेशन ही क्यों ना हो। अब डेफामेशन के ऊपर मैं बात नहीं की थी, बट यहाँ पर एनी ऑफेंस लिख दिया उन्होंने। अगर वो एमपी या एमएलए किसी भी ऑफेंस के लिए क्या हो गया, कन्विक्ट, एंड सेंटेंस, साथ में सजा भी मिले, कौन सी, नॉट लेस देन 2 years, कम से कम 2 साल की। राहुल गांधी जी, अभी रिसेंटली राहुल गांधी जो है वयानाड से वो एमपी थे, उनके ऊपर डेफामेशन का केस आया। डेफामेशन का कौन सा केस था, कि उन्होंने वो मोदी जी के बारे में मोदी जी के बारे में नहीं, तो उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि हाउ कम ऑल दी थीस हैज मोदी एज देयर सरनेम। तो फिर उनमें से मोदी जो था, एक बंदा गुजरात से एमएलए या था एमपी,
उसने केस कर दिया था डेफेमेशन का कि ये तो मोदी को डिफेम कर रहा है, ये कह रहा है कि ये तो चोर हैं सारे। ठीक है, तो डेफेमेशन का जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी के अंदर 499 हमारे पास पहले था, 499 500। अब डेफेमेशन के लिए मैक्सिमम सजा 2 साल की है। ठीक है, अब वो एमपी था, राहुल गांधी एमपी बयानाथ से। अब लोअर कोर्ट ने ट्रायल चलाया, ट्रायल चलाने के बाद लोअर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया कि हाँ इन्होंने डेफेमेशन की है, डेफेमेशन की है, और मिनिमम सजा लोअर कोर्ट ने 2 साल दे दी। अब आपको पता है यहाँ पर कि अगर उसको 2 साल सजा, कन्विक्ट तो हो गया, अगर सजा मान लो 1 साल मिल जाती फिर नहीं डिस्क्वालीफाई होना था, बट उन्होंने 2 साल दी है लोअर कोर्ट ने सजा, 2 साल दे दी है। तो यहाँ पर लिखा है कि दैट पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years सिंस हिज रिलीज। रिलीज होने के बाद भी 6 साल तक वो डिस्क्वालिफिकेशन चलती रहेगी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, ये क्लॉज 4। क्लॉज 4 वर्ड यूज हो रहा है नॉट वेस्ट स्टैंडिंग। नॉट वेस्ट स्टैंडिंग का मतलब होता है ये ओवरराइडिंग क्लॉज है। ओवरराइडिंग मतलब नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, ओवरराइडिंग क्लॉज है। ओवरराइडिंग का मतलब होता है, नॉट वेस्ट स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि द रूल इज कि अगर कोई बच्चा 5:30 के बाद क्लास में आएगा, उसकी सजा ये है कि उसको एंट्री नहीं दी जाएगी क्लास के अंदर। दिस इज द रूल। ठीक है, तो अब आपको पता है कि रूल तो यही है भाई, अगर ऐसा हुआ तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्लास नहीं लगा सकता। बट मैं बोलूं नॉट विथस्टैंडिंग द रूल, नॉट विथस्टैंडिंग मतलब इस रूल के बावजूद अगर कोई बच्चा ट्रैफिक जैम में फंस गया तो उस बच्चे को अलाउ कर दिया जाएगा। यही होता है ना नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, इस रूल के बावजूद मुझे पता है कि 5:30 के बाद अगर कोई एंटर करेगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। बट उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ट्रैफिक जैम में फंस गया और 5:30 के बाद आता है तो उसको अलाउ कर दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मैं अलाउ कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज भी ये कह रहा है कि भले उस बंदे को सबसेक्शन 1 में कन्विक्ट करके सजा मिल गई। सबसेक्शन 1 पढ़ा था ना आपने कि प्रमोटिंग एनिमिटी और कितने सारे ऑफेंसेस की लिस्ट थी वहां पर, रेप और ये वो। कहते भले ही वो कन्विक्ट हो गया क्लॉज 1 के अंदर, क्लॉज 2 के अंदर आपने पढ़ा था डॉरी प्रोहिबिशन वाला, एडल्ट्रेशन वाला। क्लॉज 3 के अंदर आपने पढ़ा था एनी ऑफेंस जिसके लिए सजा उसको मिली हुई है मिनिमम 2 साल की। तो ये कह रहे हैं इन क्लॉजेस के अंदर चाहे कुछ भी लिखा है उसके बावजूद, मान लो उसमें वो कन्विक्ट भी हो गया वो बंदा एमपी, उसको सजा भी मिल गई, तो कह रहे हैं कि अगर वो उस बंदे की जो लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन जो है शैल नॉट टेक इफेक्ट, फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ओवरराइडिंग क्लॉज हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5:30 के बाद आएगा तो डिस्क्वालीफाई, अंदर नहीं आने देना। बट अगर मैं साथ में कह दूं नॉट विथस्टैंडिंग दीज रूल्स, इस रूल के बावजूद भी अगर कोई ट्रैफिक जैम में फंस गया तो उसको अलाउ कर देंगे। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि भले वो कन्विक्ट हो गया, उसको सजा भी होगी, फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा क्यों? कह रहे हैं जब तक 3 महीने का समय ना बीत जाए, 3 months have elapsed from the date of conviction। 3 महीने तक, जैसे सपोज करो इस एमपी को यहाँ पर इसके ऊपर केस आया और यहाँ पर ये कन्विक्ट हो गया और इसको सजा हो गई मान लो 2 साल की, तो ये कह रहे हैं जब सजा हुई है, अब वैसे तो ऊपर वाला रूल कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन वो डिस्क्वालीफाई हो गया, इसी दिन से डिस्क्वालीफाई हो गया, बट आंसर इज ये क्लॉज कहता है कि ऊपर क्लॉजेज में चाहे कुछ भी लिखा हो हम ओवरराइड करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो ओवरराइड क्या है? कह रहा है कि ये जिस दिन डेट ऑफ कनेक्शन इससे 3 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई 3 महीने तक? क्योंकि कह रहे हैं कि अगर इन 3 महीने में उसने अपील कर दी, 3 महीने तक अगर वो अपील में चला जाएगा ना, अपील में अगर लोअर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया तू दोषी है, तो वो अपील में जाएगा हाई कोर्ट में कि सर मेरा केस दोबारा से सुनो, आप सुनो, लोअर कोर्ट ने तो मुझे कन्विक्ट कर दिया बट आप सुनो। हो सकता है हाई कोर्ट उसको एक्विट कर दे, क्योंकि हाई कोर्ट कई बार कन्विक्शन रिवर्स कर देती है। हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं नीचे वाले कोर्ट ने फैसला सही नहीं सुनाया, तो 3 महीने तक ये डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट में नहीं आएगी। भले ही वो कन्विक्ट हो गया, अभी भी वो बंदा एमपी रहेगा, एमएलए रहेगा, 3 महीने तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ये क्लॉज 4 कहता है। और ये कहता है has elapsed from the date, or if within that period an appeal or application or revision is brought। अगर इन 3 महीने के अंदर, पहली बात तो 3 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई होगा नहीं, 3 महीने के बाद वो डिस्क्वालीफाई होगा। पर अगर इन 3 महीने के अंदर अगर उस बंदे ने अपील फाइल कर दी, अपील 3 महीने के अंदर ही करेगा ना, क्योंकि अपील का टाइम पीरियड 90 डेज का ही होता है, मैक्सिमम 90 डेज का अपील का टाइम होता है। 90 डेज में अगर अपील नहीं फाइल की उसके बाद नहीं फाइल कर सकते आप। तो अगर इस 3 महीने के अंदर अगर उसने अपील फाइल कर दी या रिवीजन फाइल कर दी, अब रिवीजन क्या होता है वो अभी आप छोड़ो, आप रिवीजन फाइल कर दी या एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो अब ये ये डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती। तो कहने का मतलब बचने का तरीका पार्लियामेंट ने खुद ही बता दिया।
पहले तो लोगों को दिखाया कि देखो जी अगर ये कन्विक्ट हो गया तो 6 साल, जैसे ही कन्विक्ट होगा हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर खुद ही क्लॉज 4 ऐड कर दिया और कह दिया कि अगर इस बंदे ने अपील कर दी, अपील पहले तो हम 3 महीने तक इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। अब वो कोई पागल ही होगा कि 3 महीने तक कोई अपील करे ही ना, बैठा रहे चुप करके। अगर उसने पागल ने 3 महीने तक अपील नहीं की, बस फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट अगर 3 महीने के अंदर अंदर, मान लो 1 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर अपील फाइल कर दी, जो कि वो करेगा, अपील जैसे ही फाइल कर दी, तो अब जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो लोअर कोर्ट का केस 6 साल 7 साल नहीं खत्म होगा, वैसे भी उसकी टेन्योर पूरी हो कर लेगा वो 5 साल की। अगर मान लो बाई चांस 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर फैसला आ भी गया, तो नीचे वाला क्लॉज डाल दिया, कह रहे हैं कि भाई 3 महीने तक हम वैसे डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, 3 महीने के अंदर अपील कर दी तो जब तक अपील नहीं डिसाइड होती तब तक नहीं करेंगे। अपील डिसाइड होने में 2-3 साल लगेंगे, 4 साल, तब तक 5 साल वैसे भी पूरे कर लेगा वो अपने। तो यहाँ लिखा है if within that period an appeal application or revision is brought in respect of the conviction के अगेंस्ट अगर अपील फाइल कर दी, until that appeal or application is disposed of by the court, जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट में नहीं आएगी। लिखा है in that case a person who has on the date of conviction member of parliament shall not take effect until 3 months। लिखा है ना, disqualification under either subsection shall not take effect until 3 months। तो इन्होंने पहले खुद ही लॉ बनाया, फिर ये चीज डाल दी, और इस चीज से वो कन्विक्टेड बंदा जो क्रिमिनल है वो कंटिन्यू करता रहेगा। देखो कन्विक्ट भी हो गया। आप ये सोचो कि यहाँ पर इतना बड़ा घपला कर रहे हैं यहाँ पर, कि बंदा जो कन्विक्ट हो गया बस वो अपील कर दे तब भी वो क्रिमिनल बैठा रहेगा पार्लियामेंट के अंदर एमएलए। और अब जो लॉ लेके आ रहे हैं वो बंदा इनोसेंट है जब तक उसका दोष साबित नहीं होता, और उसको कह रहे हैं हटा देंगे हम, उसको कह रहे हैं कि तुम हटो भाई, निकलो बाहर। और यहाँ पर कह रहे हैं जो क्रिमिनल बंदा है, जो जिसका दोष भी साबित हो गया, वो अपील कर देगा तो उसको नहीं हटा सकते आप, तब तक जब तक अपील नहीं डिसाइड हो जाए, तब तक तो वो अपना टेन्योर पूरा कर लेगा। समझ में आई बात या नहीं, जल्दी से बोलो। तो ये पॉइंट है जो कि हमने ये डिस्कस किया, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि क्या प्रोविजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है। तो इसको मैं समअप कर रहा हूँ, वैसे तो ये और भी इसके अंदर बहुत चीजें मैंने ऐड की थी, बट जो आपके लिए समझने के लिए था वो ये काफी है। अब आप फाइनली इसको मैं समअप करता हूँ। समअप यही है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दिस इज द इंटेंशन इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज द थिंग इज एनी पर्सन कैन बी पुट बिहाइंड बार्स। ठीक है, अरेस्ट तो जिसको मर्जी करवा लो, स्ट्रिंजेंट लॉ लगा दो उसके ऊपर, बेल वैसे भी नहीं मिलेगी 30 डेज के लिए, और उसको आप हटा दो। अब रही बात कि ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर भी अप्लाई करेगा, भाई आपके ऊपर तो तब अप्लाई करेगा ना कि आपके अंदर, आपके कंट्रोल में ही है सारा, पुलिस भी आपके कंट्रोल में, सीबीआई भी आपके कंट्रोल में, आपके ऊपर तो कभी अप्लाई, हाँ आपके ऊपर तब अप्लाई होगा जब ऑपोजिशन की सरकार आ जाएगी। जब ऑपोजिशन की सरकार आ जाएगी और जब आप ऑपोजिशन में चले जाओगे, तब ये आपके लिए खतरा बनेगा। अभी जब तक आप पावर के अंदर हो तब तक ये बिल आपके लिए खतरा नहीं है। अब जो अब पॉइंट लास्ट ये है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा ग्राउंड ये लेके आए हैं, अरेस्ट के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन करवानी है, 30 ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई करवा दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इंटेंशन नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अगर ऐसे ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन होने लग गई तो इसका मिसयूज होगा, इसको वेपन की तरह यूज किया जाएगा। तो ये इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की नहीं थी, क्योंकि हमारे सेक्शन 102 और 191 जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्लियरली ग्राउंड्स दे रखे हैं कि किन ग्राउंड्स पे डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल लॉ में पार्लियामेंट को पावर दी थी तो उन्होंने बनाया था, जबकि उन्होंने उसको, और मैं आपको बता दूं ये क्लॉज अब ओवर रूल हो चुका है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, उस केस का नाम मैं अभी नेक्स्ट क्लास में या ये मैं आपको लिखवा दूंगा उस केस का नाम। ये वाला क्लॉज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, एडवोकेट लिली थॉमस थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया था। उन्होंने बोला कि सर पार्लियामेंट ने ये जो क्लॉज डाला है ये तो उनके पास पावर ही नहीं है। पार्लियामेंट को पावर दी गई थी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड लिखने की, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने वाला ग्राउंड उन्होंने दे रखा है कि वह अपील कर दे वो बंदा बस। तो इसको आज के टाइम पे ये नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ठीक है, विद दिस आई एम ओवर विद दिस टॉपिक। अब आप मुझे एक, just give me one